आलसी मन से सोकर उठी क्योंकि आज मेरे रिटायरमेंट का पहला दिन था और मुझे पढ़ाने के लिए स्कूल जाने की जल्दी नहीं थी। इसीलिए मेरा मन भी बहुत प्रफुल्लित था। अन्य दिनों के विपरीत जल्दी जल्दी चाय बनाने की अपेक्षा मैं अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। रात भर बरसात होने के कारण अमलताश और रात की रानी के पेड़ों से पानी टपक रहा था और उनके फूल जमीन पर बिखरे हुए थे। दूर दूर तक सैकड़ों नहाई हुई लग रही थी। बौछार के साथ ठंडी ठंडी हवा और चिड़िया की चहक मन को पुलकित कर रही थी। इस दृष्टि की मुझे बिल्कुल नई लग रही थी क्योंकि 10 साल पहले इस मकान में आने के बाद जितनी फुर्सत से आज इसका अवलोकन कर रही हूँ, इससे पहले कभी नहीं कर सकी। स्कूल की नौकरी और बेटे समर के पाल पोष में घड़ी की सुइयों के अनुसार जीवन बीत रहा था। दृश्य देखने में इतनी खो गई थी कि मेरे पति सुनील की पुकारने की आवाज़ भी मेरे कानों से टकराकर लौट गई थी। हमेशा की तरह वो मुझे ढूंढते हुए बालकनी में आ पहुँचे और बोले, क्यों भाई, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? कल तक तो सुबह की चाय तुम्हें मैं ही बनाकर देता था। आज तो तुम भी मेरी तरह रिटायर हो, आज तुम चाय बनाओगी, ठीक है? सच में अगर तुमने अभी सहयोग नहीं दिया होता तो मेरे लिए नौकरी करना बहुत कठिन था। अब सुबह की चाय मैं ही बनाऊंगी, लेकिन सुबह 5 बजे नहीं, 7 बजे। नो रूटीन, कभी थोड़ा जल्दी कभी थोड़ा लेट चलेगा। मैं रूटीन से थक गई हूँ। हाँ ठीक है, रिटायरमेंट का समय मिलता ही है अपने जीवन को अपने अनुसार जीने के लिए। नो वर्क प्रेशर। इतना कहकर उन्होंने अपनी हथेली फैला दी और मैंने भी उस पर अपनी हथेली जोर से रखते हुए डन कहा और हम दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। मैं 2 प्याली चाय बनाकर बालकनी में लाई और सुनील को, जो डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतजार कर रहे थे, आवाज़ देकर बुलाया और बोली, अब हम सुबह की चाय बालकनी में ही लेंगे। वो मुस्कुराते हुए बैठ गए। मैं जल्दी से उठकर अखबार उठा लाई और सोचने लगी कि इस बालकनी में, जिसमें अभी तक बेहतर टीवी से घर का फालतू सामान रखा था, उसे हटाकर बैठने के लिए 2 कुर्सियां और एक मेज रखूंगी और यहीं बैठकर चाय पिया करूंगी। नौकरी के आपाधापी में कभी यह ख्याल आया ही नहीं था। मुझे याद आया कि स्कूल के लिए जाते ही समय चाय पीती नहीं थी, बल्कि घोटती थी, वह भी कभी बैठकर, कभी कभी खड़े होकर ही। छुट्टियों वाले दिन में भी घर के अन्य कार्यों में इतनी व्यस्त हो जाती थी कि आराम से चाय पीने का मौका ही नहीं मिलता था। अब चाय चुस्कने के स्थान पर उसको चुस्कियों के साथ पीते हुए बराबर दृश्यों का आनंद लेना, अखबार की खबरों को पढ़ते हुए उस पर चर्चा करना अलौकिक आनंद की तरह भूति दे रहा था, जिसे मैं शब्दों में नहीं बांध सकती। मैंने लिस्ट बनाई कि किस किस से मिलने का मन करता था और अब तक उससे मिलना टालती रहती थी। सबसे पहले मुझे मुंबई में रहने वाली अपनी बचपन की सखी पूनम का ख्याल आया। उससे 4 साल पहले उसके बेटे के विवाह पर ही मिली थी और विवाह की व्यवस्था के कारण 3 दिन में अधूरे मन से वापस आना पड़ा था। मैंने झटपट वहां जाने की घोषणा अपने पति और बेटे समर के सामने कर दी और 1 हफ्ते के बाद ही वहां जाने का प्रोग्राम बना लिया। मुझे याद आया कि एक बार जब मेरी माँ बीमार थी, मैं मन मसाज कर गई थी क्योंकि बच्चे के इम्तिहान और अपनी नौकरी के कारण उनको देखने भी नहीं जा पाई और वो दुनिया से भी चली गई। कई बार तो घर पर मेहमान रहते थे और मुझे मजबूर होकर स्कूल जाना पड़ता था। उन दिनों की बेचारगी याद करके मेरा मन कशोला हो गया। अभी मुझे पूनम के पास गए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि समर का फ़ोन आया कि उसकी कंपनी उसे बहुत जल्दी लंदन ट्रांसफ़र करना चाहता है। मैंने प्रत्युत्तर में खुशी जाहिर की तो वो बोला, मैं जानता था कि आप सुनकर खुश होगी, जबकि आपका और पापा का अपनी पोती और हमारे बिना रहना काफ़ी कठिन होगा और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी आरंभ करनी होगी। लेकिन मैं आपका अधिक दिन तक अपने से दूर नहीं रहने दूँगा। जल्दी ही आप दोनों को अपने पास बुला लूँगा। पहले थोड़ा मुझे वहाँ सेटल होने दीजिए। इससे पहले कि मैं कुछ उत्तर देती, फ़ोन कट गया। पूनम के साथ 1 हफ्ता रहकर बहुत आनंद आया। हम दोनों अतीत की यादें ताज़ा करके मानो उसी युग में पहुँच गए थे। समय के बहाव ने हमारी दोस्ती पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं छोड़ा था। संतुष्ट मन से मैं वापस दिल्ली आ गई। समर 1 महीने बाद ही अपने परिवार के साथ लंदन चला गया। एक बार तो उसके जाने से हमें झटका लगा कि अकेले कैसे रहेंगे, लेकिन जल्दी ही हमने अपने आप को संभाल लिया। उसके साथ रहते हुए कुछ कार्यों के लिए अपने को असमर्थन समझकर उस पर आश्रित रहते थे। उसके जाने के बाद उन्हें स्वयं करने के लिए हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ और हम उसे करने में सक्षम हो गए। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मुझे आरंभ से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी, जो विवाह के बाद कभी पूरी कर नहीं पाई थी। अब ऑनलाइन किताबें मंगवा कर पढ़ने में व्यस्त रहने लगी। लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले ली। वहां जाने से पढ़ने का शौक तो पूरा होता ही था
बहुत से पढ़ने के शौकीन लोगों से वहीं जान पहचान भी हो गई और पुस्तकों के बारे में उनसे चर्चा करने में जहाँ ज्ञान की वृद्धि होती थी, वहीं जान पहचान लोगों का दायरा भी बढ़ गया था। इंटरनेट पर भी बहुत से परिचित लोगों से कनेक्ट होने से अकेलापन का एहसास ही जैसे समाप्त गया था। फिल्मों का शौक भी मनचाही फिल्मों देखने से पूरा हो रहा था। सबसे मिलने जुलने में और फ़ोन पर लंबी बातें करने में समय कहाँ बीत रहा था पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे बचपन के कैरफ्री दिन फिर लौटकर आ गए थे। किसी ने सही परिभाषा दी है, प्रौवस्था बचपन के प्रयाद होता है। समर ने कुछ महीने बाद ही हमारा वीज़ा प्रोसेस करना आरंभ कर दिया और जल्द ही हमें अपने पास बुला लिया। उसकी सुखी गृहस्थी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब हमारे साथ रहता था तब मुझे अक्सर चिंता होती थी कि वह हमसे इतना अटैच था कि कभी हमारे बिना रह भी पाएगा, लेकिन यह देखकर कि अकेले रह पाएगा वह भी बहुत स्वावलंबी हो गया था और दैनिक क्रियाकलाप सुचारू रूप से हो रहे थे। मैंने महसूस किया कि बच्चों में अपने माता पिता से दूर रहकर ही आत्मनिर्भर आती है, इसीलिए उनसे कुछ समय के लिए दूर रहना भी आवश्यक है। हमें उनके साथ रहते हुए 6 महीने बीत गए तो मुझे इंडिया की याद आने लगी और मैंने समर को जब अपने लौटने की इच्छा बताई तो वह बोला, मम्मा आप लोग वहाँ जाकर क्या करोगे? दूर रहेगी तो मुझे भी आप लोगों की चिंता रहेगी। मैंने प्रत्युत्तर में कहा, नहीं बेटा, तुम हमारी चिंता बिल्कुल नहीं करो। हमारी वहाँ की और यहाँ की जीवन शैली विचित्र होते हुए भी अपनी जगह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और मैं दोनों में से पूर्ण रूप से किसी से भी कटकर नहीं रहना चाहती। यहाँ कुछ महीने के लिए तुम लोगों के साथ रहकर जीवनचर्या के अनुसार जिम्मेदारी मुक्त होकर जीने का अलग ही आनंद है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी जिम्मेदारियों को बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए इंडिया में रहकर अपना जीवन अपनी दिनचर्या के अनुसार भी जीना चाहती हूँ। बेटा बुरा मत मानना, मैं यहाँ भी चाहती हूँ कि हर लड़की की तरह गीता भी अपना घर अपनी इच्छा अनुसार जाने संवारने का अपना अपना सपना पूरा करे और तुम भी अपने परिवार की जिम्मेदारी हमारे बिना संभालते हुए अपना जीवन स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार जियो और हमें भी जीने दो। तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैंने दृश्य स्वर में जब अपना प्रस्ताव समर के सामने रखा और सुनील के भी उस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी तो उसे मेरी बात अधूरे मन से माननी पड़ी। हम वापस इंडिया आ गए और अपने रूटीन के अनुसार तनाहित जीवन जीने लगे। हमें अपना स्वास्थ्य के लिए भी टहलने और व्यायाम करने का भरपूर समय मिलता था। मैं सोचती थी कि समर लंदन चला गया तो हमें अकेले रहने का मौका मिला, लेकिन इंडिया में एक हर शहर में रहते हुए भी बेटा बहू से अलग रह जाए तो क्या बुराई है, जिसके लिए समाज की प्रतिक्रिया तो नकारात्मक ही होगी। अब समय बदलने के अनुसार ज़रूरत है हमें हमारी सोच बदलने की, क्योंकि अब बच्चों की और पीरों लोगों की जीवन शैली में इतना अंतर आ गया है कि दोनों को ही साथ रहने में असुविधा होती है। हर उम्र में हर एक को अपने निजी जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जीने के लिए स्वतंत्रता चाहिए होती है, जो साथ रहकर नहीं मिलती। इसका दूसरा सकारात्मक परिणाम यह है कि दोनों पीढ़ियों के पास 2 घर हो जाते हैं और जब भी बदलाव का मन हो तो एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं और बच्चे भी आत्मनिर्भर होकर अपनी जिम्मेदारियां संभालना सीख जाते हैं। मुझे याद आया कि जब मेरे रिटायर होने में कुछ महीने ही शेष रह गए थे तब मेरी कलीग मैसेज पढ़ा। रिक बोली, मैं भी अगले साल रिटायर हो जाऊंगी। आपके साथ तो आपका बेटा रहता है, इसीलिए आपको घर में अकेलापन नहीं लगेगा। मेरी तो एक बेटी ही है, उसकी भी शादी हो गई, मैं अकेले कैसे रहूँगी। मैंने उसको जवाब दिया था, हमारे इस उम्र के प्रभाव तक आते आते बेटा हो या बेटी, दोनों ही अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। बेटी विवाह के कारण दूर जा सकती है तो बेटा भी नौकरी के कारण हमसे दूर जा सकता है। यह सब स्वाभाविक है, ऐसा तो कभी न कभी होना ही है। जानते हुए भी हम अपने खुश रखने के लिए अपने बच्चों पर आश्रित रहते हैं तो रिटायरमेंट के बाद का समय हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। इसीलिए आत्मनिर्भर रहकर अपने को खुश रखने के अन्य रास्ते तलाशने चाहिए। अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने का सुनहरा मौका रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, वह हम बिना किसी पर आश्रित रहकर ही पूरा कर सकते हैं। उन्हें मेरी बातों व्यवहारिक ना लगकर मात्र उपदेश लगी। प्रत्युत्तर में बोली, ठीक है, आपका वह समय भी जल्दी ही आने वाला है, तब देखूंगी।
और अब वह समय आ ही गया। मेरे इंडिया पहुंचने पर वो मुझसे मिलने आई और मेरे चेहरे की चमक देखकर हतप्रभ होकर बोली, मैं तो समझी अब तुम वहीं रहेगी। तो मैं उनकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, देखो जो मैं कह रही थी उसे मैंने सच कर दिखाया। मैं यहाँ अकेले बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे नए पंख उग आए हैं और मैं जहाँ चाहूँ उड़ सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो बोली, सच में मैंने तो हमेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद बीमारियों का रोना रोते ही देखा है। आपसे मिलकर मुझे इस उम्र को जीने की कला को सीखने को मिली है। आपका बहुत धन्यवाद। वास्तव में ऐसे लोगों का शरीर बीमार नहीं होता, उनकी सोच बीमार होती है। वो अपने को बूढ़ा सोचकर अपने को असहाय और अक्षम मान लेते हैं। अपने शेष जीवन को जीने का एकमात्र उद्देश्य मृत्यु की प्रतीक्षा करना ही समझने लगते हैं। उनकी इस नकारात्मक सोच का प्रभाव उनके शरीर पर भी पड़ता है। उम्र के अनुसार शरीर पर बाहरी बदलाव तो आता है, लेकिन हमारी सोच हमारी बढ़ती उम्र के प्रति सकारात्मक हो तो उसका प्रभाव हमारे मन पर कभी नहीं पड़ता। मन हमेशा उमंग से भरा होना चाहिए। उम्र को अपने मन पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। और यह कला मुझे भी अपने आप नहीं आई, मैंने भी किताबें पढ़कर सीखी है। एक किताब में मैंने पढ़ा था, जब तुम अपनी सोच को नियंत्रित कर लेते हो तो अपने मानसिक में आए विचारों को भी नियंत्रित कर लेते हो, और जब तुम अपने मानसिक में आए विचारों को नियंत्रित कर लेते हो तो अपने जीवन को भी नियंत्रित कर लेते हो। इस बात का प्रभाव मुझ पर जीवन का प्रयत्न रहा और मेरी जीवन के प्रति सोच ही सकारात्मक हो गई। मेरी बात सुनकर मिसेज पारिक के चेहरे की प्रतिक्रिया ऐसे लग रही थी जैसे कि मैंने जीवन के चौथे प्रभाव को खुशी से जीने की कला ही उन्हें